फ्रेंड्स, तो आज हम ले रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एग्जम्प्ट होती है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन स्ट्रेट अवे एग्जम्प्ट नहीं होती। ठीक है, केवल 5,000 रुपए तक की, 5,000 तक की एग्रीकल्चर इनकम, या एक ऐसे आदमी की जिसकी और कोई इनकम इतनी नहीं है कि जो मैक्सिमम टैक्सेबल लिमिट्स से ज्यादा हो, उन केसेज में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। अदरवाइज एग्रीकल्चर इनकम 100% एग्जम्प्ट ना होके थोड़ी कैलकुलेशन के बेसिस पे एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंड। एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले लैंड इन इंडिया होना जरूरी है। क्या जरूरी है? लैंड इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम यदि आउटसाइड इंडिया है वो टैक्सेबल होगी, तो लैंड इन इंडिया होना जरूरी है। और इस लैंड से या तो उसको कोई रेंट और रेवेन्यू आता हो, रेवेन्यू फॉर यूज एग्रीकल्चर, यानी उससे कोई रेंट आता हो लेकिन उसका यूज एग्रीकल्चर के लिए होता हो, यानी काश्तकारी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए ही वो रेंट पे दी गई हो, या कोई उसमें कल्चरल ऑपरेशन होना चाहिए, और इवन प्रोसेसिंग टू मेक इट मार्केटेबल। तीसरी, यदि कोई फार्म हाउस है जो ड्वेलिंग हाउस की तरह या एग्रीकल्चर स्टोर के लिए यूज होता हो, ठीक है, जो इमीडिएट विसिनिटी में हो, ठीक है, और इमीडिएट उसके साथ ही लगा हुआ इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो ये सारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। ओके, क्या क्या चीज समझे हम लोग? हाँ जी, हम लोग समझे एग्रीकल्चर लैंड के लिए कि एग्रीकल्चर लैंड या तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रेंट आता हो, या कोई एग्रीकल्चर का ऑपरेशन होता हो, या उसकी प्रोसेसिंग होती हो टू मेक इट मार्केटेबल। ओके, फार्म हाउस के अंदर क्या है, या तो उस पर लोकल लैंड रेवेन्यू लगता हो, और इफ नॉट तब भी ये अर्बन में नहीं आती होनी चाहिए, ये अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड नहीं आती हो। ओके, इसके अलावा यदि कोई नर्सरी से इनकम होती है, इनकम फ्रॉम नर्सरी,
यानी छोटे छोटे पौधे बना के बेचते हैं, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर आती है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा एग्रीकल्चर इनकम। तो अभी हमने बताया 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। अदरवाइज हमें क्या करना होता है कि हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? एग्रीकल्चर इनकम को नॉर्मल इनकम मानकर जो टोटल इनकम आती है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, जो मिनिमम स्लैब है, मिनिमम नॉट टैक्सेबल टू द टैक्स, यानी जैसे आजकल 2 लाख है और 2 लाख में ऐड एग्रीकल्चर इनकम मान लो 50,000 है, तो ये हमारी आई 250। ठीक है, और वास्तव में हमारी इनकम मान लो 5 लाख है और 5 लाख पे 50,000 हमने जोड़ दिया, तो हमारी इनकम आई 5,50,000। ठीक है, तो समझिए आप 5,50,000 आई, 2.5 लाख तक, 2 लाख तक नील टैक्स, अगले 50,000 पे 10% 5,000। ठीक है, अगले 2.5 लाख पर 20% 50,000, 55,000 हमारा टैक्स बना। और इस केस में हमारा 2 लाख तक नील, 50,000 पे हमारा हुआ 5,000। इसके केस के अंदर हमारा टैक्स बना 5,000 और इस केस के अंदर 55,000। ठीक है, तो हमारे को ये 55,000 में से ये वाले 5,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और 50,000 रुपए पर हमारे को टैक्स लगेगा। तो ये बीइंग एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स हुआ, तो ये एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लेस होके टैक्स लेगा 50,000। तो ये हमारे को नॉर्मल जो मेथड है, यदि 5,000 रुपए से ज्यादा हो, ठीक है, यदि दोनों की नॉट टैक्सेबल है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। तो इन दिस वे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है। हाँ जी, समझ में आया? अब आता है कुछ केसेस चाय कॉफी वाले। हाँ जी, चाय कॉफी वाले केसेस आपको पता है जो हमने पीजीबीपी में भी कराए थे। टी रबर कॉफी पे, हाँ जी, सेक्शन 33 के अंदर सर आपने कराए तो थे। तो वही केसेज एग्रीकल्चर इनकम में है। तो अब हम उनको समझेंगे। कैसे समझेंगे? तो 3 चीजें हैं इसमें, टी, कॉफी, कॉफी 2 तरह की है, क्योर्ड और दूसरी है क्योर्ड एंड रोस्टेड। और रबर
के अंदर यदि प्रोसेस्ड टी जाती है तो 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और 40% बिजनेस इनकम मानी जाती है। उस बिजनेस इनकम पे भी हमने आपको बताया था, यदि फंड में रख दिया जाए स्पेसिफिक फंड में तो ये भी एग्जम्प्ट हो जाती है, लेकिन ये अंडर सेक्शन 33, ठीक है, वो हमने पीजीबीपी में पढ़ाया था। यहाँ हमको केवल ये समझना 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, है ना, और जो 40% बिजनेस इनकम होगी वो भी यदि फंड में रख दी एज पर सेक्शन 33 तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाती है, ठीक है। कॉफी के केस में यदि केवल क्योर्ड है तो 75% 75 कैसा हो गया 70% एग्रीकल्चर हाँ जी, तो 75% एग्रीकल्चर और 25% बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम भी यदि फंड में इन्वेस्ट कर दी गई है तो वो एग्जम्प्ट हो जाती है। ये हमने पीजीबीपी में आपको पढ़ाया ही था, ओके। और क्योर्ड एंड रस्टेड है तो क्योर्ड एंड रस्टेड में 60% एग्रीकल्चर एंड 40% बिजनेस इनकम पीजीबीपी, और ये भी यदि 33 के अंदर सेक्शन 33 में एग्जम्प्ट हो जाती है यदि फंड में रख दी गई हो तो। रबड़ के केस में 65% एग्रीकल्चर एंड 35% पीजीबीपी, और इसमें भी सेक्शन 33 में एग्जम्पशन मिल जाती है बशर्ते कि फंड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो ये हमने समझा एग्रीकल्चर के लिए। तो बेसिकली जनरल बोलचाल में हमेशा कहते हैं एग्रीकल्चर इज एग्जम्प्ट, लेकिन एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट तभी है जब और कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। अगर और कोई टैक्सेबल इनकम है तो उस स्लैब का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि केवल मैक्सिमम में बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी जाती है तो स्लैब कम होता है, लेकिन टोटल इनकम अगर ज्यादा होती है तो स्लैब ज्यादा होता है। इसलिए एग्रीकल्चर इनकम से एग्जम्पशन तो मिलती है, लेकिन एग्जम्पशन मिनिमम स्लैब वाली ही मिल पाती है। एग्रीकल्चर से मिनिमम यानी कुल मिला के आप समझिए, यदि एग्रीकल्चर इनकम 50,000 तक है तो हर हालत में केवल 10% ही एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो एग्जम्पशन एग्रीकल्चर इनकम जो लोएस्ट स्लैब होती है उसके हिसाब से मिलती है, जबकि टैक्स एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ने की वजह से हाईएस्ट स्लैब में पहुंच जाता है। तो कुल मिला के इसलिए यदि एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ी जाती तो हाईएस्ट स्लैब का फायदा होता है। तो हाईएस्ट स्लैब यदि 30% में है और उतनी एग्रीकल्चर इनकम है तो हमारे को 10% का बेनिफिट मिलेगा और 20% का लॉस होगा। प्रैक्टिकल पोजीशन ये है। तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम उस केस में जब और कोई इनकम नहीं है तब पूरी तरह एग्जम्प्ट हो पाती है या 5,000 से कम है, अदरवाइज उसकी एग्जम्पशन पार्सल ही मिल पाती है। इसीलिए कुछ ऑथर एग्रीकल्चर इनकम को पार्सल एग्जम्पशन मेथड एंड पार्सल एग्जम्पशन भी कहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।